गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत। तो बच्चे, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डाक विधि का वर्णन किया था कि हम कैसे डाक विधि के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। आज हम करेंगे गणक विधि के द्वारा। आपने प्रश्नावली तैयार कर ली, आपने क्वेश्चनर तैयार कर लिया। अब आपने क्वेश्चंस को सूचना देने वालों के पास भेजना है। तो पहले हमने डाक विधि का यूज़ कर लिया कि डाक विधि के द्वारा आप कैसे सूचना को एकत्रित करते हैं। आज हम करेंगे गणक विधि के द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा? गणक विधि के द्वारा आप आंकड़ों को कैसे एकत्रित करते हैं। तो इस विधि के अंदर अनुसंधानकर्ता क्या करता है, या खुद या हम गणक की सहायता ले सकता है। वो गणक को किसके पास भेजेगा? सूचना देने वालों के पास भेजेगा। और सूचना देने वालों के पास जाकर के उसने एक प्रश्नावली, इसको बोलते हैं प्रश्नावली, साथ में ली होती है, क्वेश्चनर साथ में लिया होता है। उसके अंदर जो भी प्रश्न हैं, इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि एक छोटी जैसी प्रश्न होती है, इसको प्रश्नावली की क्वेश्चनर कैसे होता है। तो इस विधि के अंदर अनुसंधान करता क्या उद्देश्य, आपने लिखा है कि अनुसंधान के उद्देश्य, आपका कोई ना कोई अनुसंधान है, कोई ना कोई आप काम करते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले क्या करता है, एक प्रश्नावली तैयार कर ली जाती है। एक प्रश्नावली तैयार कर ली आपने, और इन प्रश्नावलियों को लेकर के वो व्यक्तियों के पास गणक स्वयं जाते हैं। जो भी इनुमरेटर्स होते हैं, इसके मरेटर्स होते हैं, वो खुद जाते हैं और इस प्रकार की प्रश्नावली जो गणक स्वयं सूचकों के पास जाकर के प्रश्न पूछते हैं, अनुसूचियां कहा जाता है। अतः इस विधि में गणक संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करके, जो भी हमारे संबंधित व्यक्ति है उसके साथ पूछताछ करके उन प्रश्नावलियों को या उन अनुसूचियों को भरते हैं। गणक उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो आंकड़े के संकलन में अनुसंधानकर्ता की मदद करते हैं। जो भी हमारे अनुसंधानकर्ता होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? गणक। तो बिल्कुल आसान हो गया कि इस विधि के अंदर प्रश्नावलियों को लेकर के अनुसंधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते सबसे पहले एक प्रश्नावली तैयार की जाती है। उन प्रश्नावलियों को लेकर के गणक किसके पास? सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न पूछ करके उन अनुसूचियों को भरते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ गई गणक विधि। और गणक विधि की उपयुक्तता, गणक विधि कहाँ पे उपयोगी होती है, गणक विधि का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, गणक विधि एक ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त होती है जिसका क्षेत्र कैसा होना चाहिए? विस्तृत होना चाहिए, वाइड कवरेज। ठीक है, यानी कि बड़े क्षेत्र के ऊपर उपयोगी होती है। और इससे संबंधित जितने भी गणक हैं वो निपुण, निष्पक्ष, अनुभवी और व्यवहार कुशल होने चाहिए। गणकों को अपने जहाँ पे जा रहे हैं उनकी भाषा, रीति रिवाज और स्वभाव का भली भांति परिचय होना चाहिए। तो ये आगे उपयुक्तता कि वेयर दिस मेथड इज सूटेबल, कि आप इस मेथड का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हो। अब इसके, क्योंकि हर मेथड जब भी हम पढ़ते हो आंकड़े को एकत्रित करने के, इनके डिफरेंट मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, तो उसके अंदर उनकी मेरिट्स भी हमने 2-2, 3-3 याद करनी है और डीमेरिट्स भी हमने याद करनी है। तो मेरिट्स कौन कौन सी है, गुण कौन कौन से? सबसे पहले आगे वाइड स्कोप की, हम इसको विस्तृत क्षेत्र से, इसकी जो इस मेथड की वाइड कवरेज है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र से आप सूचना को एकत्रित कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात आगे एक्यूरेसी, क्योंकि गणक खुद जा करके या अनुसंधानकर्ता खुद सूचना देने वालों के पास जा करके संपर्क स्थापित करके इन प्रश्नावली, इन अनुसूचियों, इन शेड्यूल्स को भर रहा है। इसका मतलब हो गया कि जो भी इस विधि के द्वारा एकत्रित आंकड़े हैं वो बिल्कुल शुद्ध हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं और कंप्लीट, पूर्णता पाई जाती है। क्योंकि अनकम्प्लीट तो हो ही नहीं सकती। जैसे आपने डाक विधि के अंदर हो सकता था कि जो सूचना देने वाला उसको पूरा ना भरे, ना लौटाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो भी प्रश्नावली या अनुसूचियाँ होती है, जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं इस विधि के द्वारा, वो कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं, कंप्लीट, पूर्णता पाई जाती है, क्योंकि गणक द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये 3 आपने गुण लिख लिए। अब हमने थोड़े से अवगुणों के ऊपर चलते हैं। अवगुण, अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्षेत्र विस्तृत है, वहाँ से आपने सूचना प्राप्त करनी है, तो बहुत सारे गणकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे गणकों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो
ये विधि कैसी बन जाएगी, खर्चीली बन जाएगी। दिस मेथड विल बिकम एक्सपेंसिव। ये विधि अनुसंधान की सबसे अधिक खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें से प्रशिक्षित, सबसे पहले प्रशिक्षित गणकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, देश की जनगणना करते हैं, सबसे पहले जो भी गणक होते हैं, इन्यूमरेटर्स होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद ही उनको उन व्यक्तियों के पास भेजा जाता है, अलग अलग घरों में भेजा जाता है, जहाँ से सूचना को एकत्रित करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ही खर्चीली विधि है। दूसरी, अधिक समय। इस विधि के द्वारा जब भी हम आंकड़े को एकत्रित करते हैं, तो क्योंकि आपने गणकों की नियुक्ति करनी है, उनको प्रशिक्षित करना है, उसके लिए समय लगता है, फिर उसके बाद आंकड़े एकत्रित करने, तो इस विधि में आंकड़े को एकत्रित या आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक समय लगता है। एंड दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम को कंज्यूम करता है, निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है। नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। जो निजी संस्थाएं इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है, इस विधि के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि खर्चीली है, प्रशिक्षकों को नियुक्त करना पड़ता है, फिर उसके बाद गणकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। इसलिए इस विधि का प्रयोग जो सरकार के द्वारा ही किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि जनगणना विधि भी इसका एक एग्जाम्पल है। उसके अंदर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है, और प्रश्नोत्तरी को लेकर के ही, इन शेड्यूल्स को लेकर के ही, इन अनुसूचियों को लेकर के ही गणक सूचना देने वाले व्यक्तियों के पास जाते हैं और संपर्क स्थापित करके क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। अगला देखिए, अब हमारे अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या होने चाहिए। ये प्रश्न भी आपके पेपर में आ सकता है। दिस पेपर क्वेश्चंस आल्सो कम इन पेपर, कि आपकी प्रश्नावली है, उसके गुण क्या होने चाहिए। आपने क्वेश्चनियर तैयार किया, क्वेश्चनियर तैयार किए, तो उसके गुण क्या क्या हो सकते हैं मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा 5-7 प्रश्नों की कम संख्या। अब आपने ये नहीं है कि आपने क्वेश्चनियर तैयार कर लिया, आपने एक शेड्यूल बना लिया, वहां पे बहुत सारे प्रश्न लिख लिए। अभी देखिए, देश की जनगणना हो रही है, लगभग 40 के आसपास प्रश्न है। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जहां तक संभव हो कम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी आ रही सरलता, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद आ रही सरलता, सिंपलिसिटी। अब जो भी प्रश्न होंगे वो बड़े ये नहीं होने चाहिए कि वो स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, और जटिल प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाने चाहिए। जटिल तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, सरल होने चाहिए, उचित क्रम में। अब ये नहीं कि आपने वहां पे जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, देयर शुड बी एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, कि कौन सा प्रश्न पहले पूछना है, कौन सा प्रश्न बाद में पूछना है, कौन सा प्रश्न उसके आगे पूछना है। तो इसका मतलब आंकड़ों के अंदर जो भी आपने आंकड़े एकत्रित कर रहे हो, उसकी जो प्रश्नावली, उसके अंदर एक उचित क्रम होना चाहिए प्रश्नों का। अनुचित प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे जो सूचना देने वाला है उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। इसलिए प्रश्न कैसे होने चाहिए, उचित होने चाहिए। और नेक्स्ट, ये मतभेद रहित छोड़ दीजिए, गणना। और ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जहां पे सूचना देने वाले को कहीं पे कैलकुलेशन करनी पड़े, कहीं पे गणना करनी पड़े। तो प्रश्न क्या होने चाहिए, गणना रहित होने चाहिए। और उसके बाद पूर्व निरीक्षण, जब भी आपने वो प्रश्नावली को तैयार किया, लेने से पहले उसका पूर्व निरीक्षण कर लेने, प्री टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि वेदर ये जो क्वेश्चन हमने बनाए वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपके आगे प्रश्नावली विधि, जो एक अच्छी प्रश्नावली है, एक अच्छी क्वेश्चनियर है, उसके कौन कौन से गुण हैं, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनियर, इसको आपने याद करना। अब एक मैं प्रश्नावली बता रहा हूँ, अब आपने थोड़ा सा आपको लग गया कि प्रश्नावली होती कैसे है। अब प्रश्नावली हम बार बार भूली जा रहे हैं कि ये प्रश्नावली कहाँ से आगे क्या चीज़ होती है। तो एक प्रश्नावली का नमूना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये एक प्रश्नावली का नमूना है। प्रश्नावली का नमूना ये है, इसके अंदर आपको शायद दिख रहा है प्रश्नावली का नमूना। यहाँ पे इस प्रश्नावली का उद्देश्य छात्रावास में, अब आपके +2 के बच्चे जो छात्रावास में रह रहा है, उसकी मासिक आय, उसकी इतनी मंथली इनकम कितनी है, उसका व्यय संबंधी आंकड़े एकत्रित करने हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्नावली को भर करके लौटा दें। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेज रहे हैं, ठीक है। इसमें दी जाने वाली सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। इसका प्रयोग केवल वर्तमान अनुसंधान के लिए ही किया जाएगा। तभी तो मैंने बोला कि जब भी आप क्या करते हो, डाक विधि के द्वारा प्रश्नावली भेजते हैं, प्रश्न होते हैं उसके अंदर, और भेजने के साथ आपने उसके अंदर अनुसंधान के उद्देश्य को बताते हैं कि इस अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, और साथ में ये भी लिखा जाता है कि आपने जो भी सूचना आप देंगे उसको गोपनीय रखा जाएगा।
और एक प्रार्थना साथ में की जाती है कि आपने इस प्रश्नावली को भर करके वापस करना है। ठीक है, एक आपका आ रहा है जैसे विद्यार्थी का नाम, जैसे कोई भी +2 के विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी 200, उनके पास हम ये प्रश्नावली को भेज रहे हैं। विद्यार्थी अपना नाम लिखेगा, वहाँ पे आयु लिखेगा, विभाग मतलब कला है, विज्ञान है, ये वाणिज्य। कला मतलब आर्ट्स, साइंस और वाणिज्य, कॉमर्स। स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, पिता का नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसकी पिता की व्यवसाय क्या है कि उसके पिता करते क्या हैं, मासिक आय कितनी है, मंथली इनकम कितनी है, परिवार के सदस्यों और उसके आपके पिता के अलावा भी कोई परिवार का सदस्य किसी न किसी व्यवसाय में लगा हुआ तो उसकी आय आप लिख सकते हैं। विद्यार्थी को प्रति मास कहाँ कहाँ से प्राप्त होने वाली रकम, जैसे परिवार से इसको कितने पैसे मिलते हैं, छात्रवृत्ति आपको स्कॉलरशिप से कितने मिलते हैं, निजी साधन मतलब वो खुद भी कमा सकता है, और अन्य, ये सारी की सारी उसकी इनकम आ गई, ये इनकम के साधन आ गए। अब उसके बाद वो नेक्स्ट क्या करेगा, विद्यार्थी की मासिक व्यय, अब मासिक व्यय भी करेगा, स्कूल में पढ़ रहा है बच्चा, मासिक व्यय भी करेगा, कॉलेज की या स्कूल की फीस दे रहा है, स्टेशनरी दे रहा है, उसके पैसे कितने, पुस्तकों पे व्यय कर रहा है, बस किराया कितना दे रहा है, फिर छात्रावास हॉस्टल में रहता है उसका कितना दे रहा है, मनोरंजन हो सकता है, एंटरटेनमेंट के ऊपर अन्य व्यय। ये सारे के सारे जोड़ने के बाद यहाँ पे आपने जोड़ लिया, ये थी उसकी इनकम और ये थे उसका एक्सपेंडिचर, ये आय और ये व्यय, ये उसकी आय थी, ये आय और ये व्यय, ये आंकड़े हमने एकत्रित कर लिए, उसने भर लिए। फिर क्या आपको मिलने वाली मासिक आय प्राप्त है, बोलता है हाँ तो हाँ में लिखेगा, आंसर नहीं है तो नहीं में लिखा। यदि मासिक आय कम है तो उसके बढ़ाने के आपके क्या सुझाव हैं, इसको लगता है कि मासिक आय आपकी कम है तो आपने उसको बढ़ाने के कौन कौन से सुझाव देने। क्या आप अपने वर्तमान मासिक आय में कुछ बचत कर सकते हैं, इसमें से हो सकता है कि आपकी आय ज़्यादा हो, आप व्यय कम कर रहे हो तो उसमें से आप हो सकता है कि बचत करेंगे, आय में से व्यय को घटा देंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। तो किस मद में तथा कितनी बचत कर सकते हैं, अब ये अलग अलग मदें हैं और कहाँ पे आप कितना जो है आप बचा सकते हैं। ये एक प्रश्नावली, एक आदर्श प्रश्नावली का नमूना था। दिस वॉज आइडियल क्वेश्चनियर, आइडियल जो है वो शेड्यूल था। तो इस ढंग से आपने देखा कि ये प्रश्नावली क्या होती है। मैंने आज आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि गणक विधि के द्वारा आप आंकड़ों को कैसे एकत्रित करते हैं, अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। उसकी उपयुक्तता, गुण व दोष मैंने बताया आपको, और उसके बाद एक प्रश्नावली का नमूना, स्पेसिमेन ऑफ क्वेश्चनियर, ये मैंने आपको बताया। परहैप्स आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।